रुझान अपने क्षेत्र विशेष के युवाओं की एक मूल पहचान बन गई है। आप जब दिल्ली में जाते हैं तो आप अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत वहाँ के लोग पूछते हैं यूपी बिहार से हो। जब रिज़ल्ट नहीं आता था, और ये सबसे कठिन दौर होता है एक स्टूडेंट के लिए अपने घर पे ये फ़ोन करके बताना कि रिज़ल्ट आया है और नहीं हुआ है। ये बात जो है कि लगातार मीडिया में आती है कि बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करें या दिल्ली में करें। और मैं जब इलाहाबाद में था तो इलाहाबाद पीसीएस का गढ़ बन के उस वक्त था। जैसे कि एक एग्जांपल दें कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल की तैयारी करनी है तो क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या भारत अच्छे देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप भारत में आके इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप ब्राज़ील जाएंगे, पुर्तगाल जाएंगे। जो भी टाइम टेबल हो ऐसा हो जो आपकी पढ़ाई को क्रमबद्ध बनाता हो। आप क्या फॉलो? मैं नींद से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं 7 से 8 घंटे पर्याप्त सोता था। ये सोच के पढ़ता है कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है। कोई स्टूडेंट ये सोच के पढ़ता है कि मैं इतना ही देर पढ़ूंगा लेकिन यह टॉपिक अपने सिलेबस का कंप्लीट कर लूँगा। तो ये दूसरा वाला जो बच्चा है जो सिलेबस को के टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ाई करता है वो ज़्यादा ठीक है। पीटी मेंस के क्रमशः चक्कर में कभी फंसना घातक होता। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, जो हमारे साथ में तैयारी करने वाले इतने साथ में हमारे लोग रहे हैं, 10 साल का समय रहा है इस फील्ड में, तो ये अनुभव मेरा ठीक है कि आप पहले पीटी की तैयारी करें फिर मेंस की करें, ये गलत है। यह समय जो आप फिक्स कर लेंगे कि उस समय मैं पढ़ता हूँ तो आपके जो दोस्त साथी मित्र आपके जानने वाले हैं उस समय में आपको डिस्टर्ब नहीं करें। खुद स्वयं भी इस ट्रैप में फंसा था कि पहले मैं प्री की तैयारी करूँगा, प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करूँगा। देखिए, ये तैयारी करने का सबसे गलत तरीका है कि जब आप प्रॉब्लम में आप भी हों, आपके रिज़ल्ट ना आ रहा हो, आपका फैमिली प्रॉब्लम में हो, आपके घर में कोई समस्या हो, तो ऐसे वक्त में जब रिज़ल्ट नहीं आता है और आप अपने घर परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं तो लगता है कि मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सारी समस्याएं क्षणिक हैं, कुछ दिन की बात हैं, सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार बार वही ऑल इज़ वेल मूवी जो हम 3 इडियट में मैंने देखा था, हालांकि वहाँ से प्रेरणा मिला कि कहाँ से मिला ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे मन में बार बार आता है कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे आसपास लाखों की रोज़ भीड़ दौड़ लगाती है और उस भीड़ को नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। जिसे पता है वो रास्ते में दम तोड़ देता है। लेकिन कुछ जिद्दी हैं जिनके भीतर ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो अपनी राह नहीं छोड़ते। ऐसे ही जिद्दी इंसान हमारे उत्कर्ष पत्रिका के व्यक्ति विशेष में हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, 2020 बैच के पीसीएस अभिषेक कुमार पांडे जी हैं, जो सीनियर लेक्चरर डाइट में इनका चयन हुआ है। और आज हमने अपने दर्शकों के बीच एक नाम दिया व्यक्ति विशेष कराने के लिए, और वो नाम राजनेताओं से हट के व्यक्ति विशेष में अभिषेक कुमार पांडे जी का आया, जो 2020 में, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पीसीएस में चयनित हुए हैं। क्या है इस व्यक्ति की विशेषता बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों विशेष हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सीधे इनसे बात करेंगे, इनके ज़िंदगी के बारे में, उस संघर्षों के बारे में जानेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसके पीछे एक लंबी यात्रा होती है, उस यात्रा के बारे में पूछेंगे। अभिषेक जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं जनता पूछना चाहती थी, आज व्यक्ति विशेष में हमने एक नाम दिया, उस नाम से इतर नाम निकल के अभिषेक कुमार पांडे जी का आया, कि आप अपने जीवन के बारे में ज़रा कुछ दर्शकों को बताएं। जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके मंच से अपने बात को रखूं और अपने जो भी साथी बंधु इस फील्ड में, तैयारी की फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए कुछ अपने सलाह को दे पाऊँ। क्योंकि सिविल के प्रिपरेशन के दौर में आप जानते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र से पूर्वी यूपी या बिहार के बच्चे हैं वो काफ़ी संघर्ष के उपरांत ही इस क्षेत्र में चयनित हो पा रहे हैं। ऐसे में मेरा भी एक लंबा समय इस फील्ड में गुजरा है और इस चयन के पीछे या इस चयन ने जो कुछ मुझे सिखाया है उसके बारे में मुझे यहाँ बात करते हुए अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2020 का बैच है इसमें काफ़ी कम लोगों को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि 300 समथिंग पद ही थे और इसमें चयनित होना 5 लाख की भीड़ में से आना एक ठीक उपलब्धि मानी जाती है। ठीक, देखिए, जो हमारी शुरुआत हुई है, इस यात्रा की शुरुआत ग्रेजुएशन और पीजी के बाद मैंने बीएड लगातार किया था। मैं मूलतः कुशीनगर से हूँ, कुशीनगर मेरा ज़िला है और यहाँ कुशीनगर से
मैं इलाहाबाद कुछ दिनों के लिए गया, फिर वहाँ से दिल्ली गया। और ये यात्रा जो है कि 2021 में 13 अप्रैल को एक अपना मंजिल पाई, जैसे कि एक छोटा सा विराम मान रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आगे मेरे संघर्ष समाप्त नहीं हुए हैं। आगे भी मुझे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनको और क्लियर करना है। ठीक है। घर में कौन कौन है, पिताजी का बैकग्राउंड के बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी, मूलतः एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा हूँ। मेरे गांव का नाम रुदौलिया है, जो कि कस्यां तहसील में आता है। कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है उससे 12 किलोमीटर पूर्व एक सामान्य सा गाँव। मेरे घर में जो है कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी अभी हमारे साथ नहीं हैं, वो 2015 में हमारा साथ छोड़ दी थी। इसके अतिरिक्त हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़ी बहन है और छोटी बहन है। मेरी बड़ी बहन जो है कि इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। बड़े भाई साहब हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, संत कबीर नगर में अभी पोस्टेड हैं। और मैं आपके समक्ष हूँ। छोटी बहन भी पढ़ाई कर रही है और 4 फर्स्ट क्लास नेट क्वालिफाइड है। यूपीएससी के लिए भी उसकी तैयारी अभी जारी है। परिवार में पिताजी हमारे जो है कि अभी रिटायर हो गए हैं, कृषि विभाग में अधिकारी थे। और हम लोग सभी लोग वहीं अपने प्राथमिक विद्यालय रुदौलिया से ही पढ़ाई शुरू किए और धीरे धीरे फिर हमारे बुद्धस्नातकोत्तर महाविद्यालय में ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड हमारा लगातार हुआ। बीएड के बाद मैं तैयारी के क्षेत्र में ही समय दिया और एक लंबा अंतराल गुजरा है इस तैयारी में। लगातार पीटी मेंस और इंटरव्यू का कार्यक्रम चलता रहा और अंतिम चयन से हर बार वंचित रहा। अंतिम रूप से जो 2020 में मैं चयनित हुआ हूँ। आप बुद्ध की नगरी से आते हैं और बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। और हमारे सामने एक प्रकाश हैं जो अपना प्रकाश खुद बनकर आज हमारे सामने प्रकाशमय हैं। और स्टूडेंट वो जानना चाहेंगे। उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, आपके पिताजी कृषि विभाग में थे, भैया जैसे बताया कि आपने लेक्चरर हैं, एपीओ हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं या फिर वो वनडे की तैयारी में जाते। तैयारी आपने भी की। पीसीएस के तरफ रुझान कैसे आया आपका कि हमें पीसीएस बनना है या फिर यूपीएससी? जी, यह रुझान अपने क्षेत्र विशेष के युवाओं की एक मूल पहचान बन गई है। आप जब दिल्ली में जाते हैं तो आप अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत वहाँ के लोग पूछते हैं यूपी बिहार से हो। तो कहीं न कहीं एक अंतः प्रेरणा, जैसे कि आपने बुद्ध जी के नाम के साथ ही जोड़ा कि अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। और ये कहीं न कहीं स्वचेतना थी और स्वप्रेरणा के माध्यम से ही मैं इस तैयारी के क्षेत्र में, और अपने घर में जो भी हमारे बड़े थे उन्होंने भी इस फील्ड में प्रयास किया था, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं आगे की तरफ अपनी तैयारी को शुरुआत किया था। अगर अटेम्प्ट के बारे में पूछें हम आपसे, तो ये नंबर से देखें तो ये पहली बार में था या आपने 2-3 बार पहले भी दिया? ये अटेम्प्ट के रूप में मैं पीसीएस का एग्ज़ाम 2018 से सीरियसली देना शुरू किया। इसके पहले मैं यूपी पीसीएस देता था, लेकिन मेरा फोकस यूपीएससी की तरफ था। यूपीएससी नहीं हो पाने के सारे अटेम्प्ट यूपीएससी के समाप्त हो गए और यूपीएससी में अंततः सफलता नहीं मिली, तो फिर मैं पीसीएस की तरफ रुख किया। 18-19 का मैंने पीसीएस का मेंस लिखा, फिर 20 में इंटरव्यू दिया और अंतिम रूप से चयनित भी हुआ। तो ये अटेम्प्ट के रूप में, इसको काउंट के रूप में तो यही समझिए कि 2012 से मैं लगातार ही इस परीक्षा में लगा हूँ। और ये पूछने की एक वजह थी उनके लिए, उन स्टूडेंटों के लिए जो उत्कर्ष पत्रिका पर ये देखेंगे कि कई बार वो अटेम्प्ट देते हैं और वो फिर निराश होने लगते हैं। एक प्रकाश हमारे सामने, उनसे हम पूछेंगे। कई बार रिजल्ट आते थे, आप मेंस तक जाते थे, इंटरव्यू भी देते थे, नहीं हो पाता था। जब आपका हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस हुआ? गांव में, घर में क्या माहौल था, ज़रा इसके बारे में बताएं। देखिए, जो हर रिज़ल्ट या तो खुशी देती है या तो दुख देता है। जो व्यक्ति लंबे अंतराल के बाद सेलेक्ट होता है, स्वाभाविक है कि उसने दुख ज़्यादा देखे हैं। जब रिज़ल्ट नहीं आता था, और ये सबसे कठिन दौर होता है कि स्टूडेंट के लिए अपने घर पे ये फ़ोन करके बताना कि रिज़ल्ट आया है और नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे साथ तो ये कई बार हुआ और अनेक एग्ज़ाम्स को फेल होने के बाद से मैं अंतिम में सफलता पाया है। तो मैं अपने लिए कभी चिंतित नहीं होता था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। चिंता क्या होती थी? अपने परिवार, हमारे जो पिताजी हैं उनकी इच्छा, माताजी जब तक थी उनकी इच्छा, कि हम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अपने क्षेत्र विशेष के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी में इसलिए आते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक पेशा बन गया तैयारी करना।
ये एक सही बात है कि अपने क्षेत्र में, और ये अच्छा भी है, ये पेशा बहुत अच्छा है। किसी अन्य क्षेत्र में जाने से अच्छा है कि हम इस क्षेत्र की तैयारी करें। मैं भी इस क्षेत्र में था, तो मुझे तो आत्मविश्वास था, मैं कभी घबराया नहीं। मैं अपने रिज़ल्ट से कभी भी मैं परेशान नहीं होता था कि रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, शायद नहीं होगा। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं हर बार उसे कुछ अच्छा और करने की कोशिश किया, अपने स्ट्रेटजी को बदला, और हर बार स्ट्रेटजी में कोई कमी नज़र आती थी उसे दूर करने का कोशिश करता था, और अंततः जितनी भी कमियां थी कहीं ना कहीं दूर हुई, और उसके बाद से मुझे सिलेक्शन मिला है। देखिए सर, ये रिज़ल्ट जो नहीं बताने वाली बात होती है ना घर पे कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है, ये बहुत कठिन होता है। क्योंकि उस वक्त आदमी घर की अपनी परिस्थिति, अपने मोहल्ले, समाज, अपने दोस्त मित्र, सबकी परिस्थितियों को एक साथ जोड़ के देखता है, और उसमें उस वक्त ये दिखता है कि यार फिर सब लोग परेशान होंगे। आज घर पे पिताजी परेशान होंगे कि रिज़ल्ट नहीं आया, बड़े भाई परेशान होंगे, दीदी परेशान होंगी। और चूँकि पढ़ा लिखा परिवार था तो वो लोग ये जानते थे अच्छे से कि रिज़ल्ट जो है कि एक समय है, जब आ जाएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो है कि परेशान होता है। सोना निखरने के पहले तपता है, जब वो तपता है तो ही वो 24 कैरेट का सोना बनकर आता है। खैर, कोई 24 कैरेट का नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप दिल्ली में रहते थे, मुखर्जी नगर या फिर आनंद विहार का वो क्षेत्र जहाँ आप रह रहे होंगे, बड़ा कास्टली होता है रहना वहाँ पर। और फिर अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग ज़रूरी है, या फिर आप दिल्ली में रहते हैं तो माहौल की ज़रूरत पड़ती है? जी देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली एक महंगा जगह है, और दिल्ली में रह के तैयारी करना किसी भी बच्चे के लिए काफ़ी खर्चीला पड़ता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो खर्च उसी मात्रा में बढ़ता जाता है। दिल्ली में मैं एक संस्थान से जुड़ा हुआ था, संकल्प संस्थान, जो है कि तैयारी के लिए काफ़ी समर्पित संस्थान था। कोचिंग नहीं था, कोचिंग भी था, लेकिन शुरुआती दौर में वो दोनों व्यवस्था देती थी कि एकोमोडेशन भी देगा और आपकी तैयारी के लिए भी कोचिंग की भी व्यवस्था करेगा। वहाँ पे थोड़ा सा कम जो है कि खर्च आता था, लेकिन जो हमारे साथ के जो हमारे मित्र हैं वो अगल बगल रेंट पे रहते थे, तो उनके यहाँ खर्च ज़्यादा आता था। देखिए, वहाँ कैसे रूम में रह रहे हैं, किस प्रकार की जगह पे रह रहे हैं। जैसे वहाँ पे मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये सब कुछ जगह हैं। कुछ उसी में जगह हैं जो थोड़े कम पैसे में हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अधिक पैसे में होते हैं। तो मैं भी एक मध्यम क्षेत्र में रहा जहाँ पे कम लागत में ही खर्च हो पाए, क्योंकि सामान्य रूप से पैसा कम ही जाता था घर से। हर स्टूडेंट की समस्या है, मेरे व्यक्तिगत नहीं है। वो बड़े घर से हो, छोटे घर से हो, एक समय होता है वो मांगना ही एक जो है कि समय आता है कि आदमी को लगता है कि यार इतना खर्च कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि जो व्यक्ति इन सब छोटी छोटी चीज़ों को थोड़े समय के लिए दरकिनार किया और अपने पढ़ाई पे फोकस किया, वह व्यक्ति जल्दी रिजल्ट दिया। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा रहा, वह जो है कि वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया, रिजल्ट देने में उसको समय ज़्यादा लगा। कारण क्या था कि उसे बाहरी चीज़ों को ज़्यादा मैनेज करना पड़ता था। चलो ठीक है, ये किताब मांग के कर लेते हैं, उस वाले कोचिंग में नहीं जाएंगे, इसी वाले कोचिंग में कर लेते हैं, इस बार टेस्ट नहीं देंगे, अगली बार टेस्ट दे लेंगे, इस बार दोस्त का टेस्ट पेपर लेके हिसाब कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उसके प्रिपरेशन में हिंड्रेंस उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, और एक जो कॉन्फिडेंस का स्तर होता है वह कम होता है। सबसे बड़ी बात है, पूरा गेम सिविल सर्विस या यूपीएससी है या पीसीएस है, कॉन्फिडेंस का गेम ज़्यादा है। अगर आपके पास अधिक कॉन्फिडेंस है, देखिए जो अच्छे परिवार के लोग हैं, जिनके पास पैसा पर्याप्त है, जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, उनके पास पर्याप्त कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज़ हो, चाहे परीक्षा हो या खेल हो या कोई भी किसी भी जगत में, हम अपने परिणाम को बेहतर कर पाते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो इन चुनौतियों को काफ़ी झेलते हैं, और अपने उनके रिज़ल्ट के देर होने में एक ये बड़ा फैक्टर बन के आता है कि उन्हें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मेरे साथ भी कई बार ये समस्याएं आई। जब तक हमारे बड़े भाई साहब सेलेक्ट नहीं हुए थे, 2017 में उनका सिलेक्शन हुआ, तब तक जो है कि आर्थिक रूप से परेशानियाँ ज़्यादा रही। तो मैनेज करने वाली परिस्थिति में हम लोग लगातार बने रहे थे। लेकिन 2017 के बाद से चीज़ें ठीक होने लगी, और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल सामान्य से अधिक हुआ, और वह कॉन्फिडेंस आज रिजल्ट के रूप में परिणत है। मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि आदमी फेलियर और सक्सेस के बीच में भी एक इंसान होता है।
इलाहाबाद या दिल्ली जब आप रहते हैं, सक्सेस ना हुए हो, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आप कुछ बन रहे होते हैं, या फिर ऐसे कहे कि आपको इलाहाबाद या दिल्ली जीवन जीने की एक कला सिखा देती है। आप इलाहाबाद तैयारी कर रहे थे, आप दिल्ली गए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इलाहाबाद से दिल्ली जाने की वजह क्या थी? वजह मैं ये जान सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए आप दिल्ली गए थे। इलाहाबाद और दिल्ली में अंतर क्या है? एक गढ़ हुआ करता था कभी इलाहाबाद। देखिए, ये बात जो है कि लगातार मीडिया में आती है कि बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करें या दिल्ली में करें। और मैं जब इलाहाबाद में था तो इलाहाबाद पीसीएस का गढ़ बन के उस वक्त था। मैंने बताया कि शुरू में मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट देने शुरू किए थे और यूपीएससी मुझे करना था। तो उस वक्त मेरे भी दिमाग में ये बात आई, मेरी भी जानकारी में आई कि यूपीएससी अगर करना है तो आप दिल्ली में जाइए। मैं भी वहाँ गया। मैंने बताया कि संकल्प संस्थान में मेरे लिए जो है कि प्रबंध हो गया था। तो वहाँ माहौल जो है, ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी फोकस्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल दें कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल की तैयारी करनी है तो क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या भारत अच्छे देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप भारत में आके इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप ब्राज़ील जाएंगे, पुर्तगाल जाएंगे, ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे फुटबॉल की तैयारी अच्छे से कराई जाए। इसी पैटर्न पे यूपीएससी की तैयारी का जो गढ़ बन के दिल्ली उभरा हुआ है। आप देखते हैं कि इतने सारे रिज़ल्ट आते हैं। इन सारे रिज़ल्ट में ज़्यादातर जो सिलेक्शन होते हैं वो दिल्ली से होते हैं। यही मूल कारण मेरे भी पीछे था कि मैं इतना डेप्थ में उस वक्त नहीं जानता था। मेरे भी जानकारी में उस वक्त सिर्फ इतना ही था कि अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो दिल्ली जाइए। मैं भी उसी ट्रेंड को, देखिए तैयारी का एक ट्रेंड है और आदमी उसी को फॉलो करता है। जो बहुत अच्छे परिवार से हैं, जिनके गार्जियन खुद सिविल सेवा में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। आपने अभी रिजल्ट देखा होगा रिया डाबी का, इसके पहले टीना डाबी का। उनके घर में 2 मतलब शानदार रिजल्ट आए हैं। उसके पीछे सारे लोग ये बात करते हैं कि उनके माता पिताजी जो है काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं और खुद वो सिविल सर्वेंट हैं, तो उन्होंने सही गाइडेंस दिया। देखिए, पूरी तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है गाइडेंस का। और जो बच्चे यहाँ से इलाहाबाद, दिल्ली या कहीं कोचिंग संस्थानों में भटक रहे हैं, उन्हें जानकारी और माहौल से ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए गाइडेंस का होना। जब उन्हें गाइडेंस मिलता है, जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक जो है कि सफलता से आदमी की दूरी बनी रहेगी। मेरे दर्शक बेचैन हो रहे होंगे, वो दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बेचैनी आपकी हम अभी सर से दूर करेंगे और सर से कहेंगे कि आप प्रकाश डालें, तो हमारे दर्शक परेशान हो। अभिषेक जी, आपके पढ़ने का तरीका क्या था? आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते थे और कैसे समय मैनेज करते थे? यूपीएससी की भी तैयारी होती थी, पीसीएस की भी तैयारी करनी होती थी। जरा अपने टाइम टेबल के बारे में बताएं। देखिए, ये एक प्रश्न है, हर सफल छात्र से पूछा जाता है, टाइम टेबल क्या है। देखिए, टाइम टेबल का भी क्रमशः विकास होता है। टाइम टेबल के क्रमशः विकास का क्या है कि पहले तो आदमी जाता है तो वहाँ जैसा देखता है उसी के अनुसार फॉलो करता है। शुरुआती दौर में जो स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा था कि स्ट्रेटजी समय समय पे बदलती है। स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण अंग है टाइम टेबल। टाइम टेबल में कौन सा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए ठीक हो, ये कहना कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो मेरी रणनीति रही, मैं शुरुआती दौर में टाइम टेबल मेरा बहुत मैसअप था, अच्छा नहीं था, एकदम ऑनेस्टली ये मैं बताऊंगा। लेकिन जब मेरे रिज़ल्ट होने शुरू हुए तो मैं एक सिस्टमेटिक स्टडी पे, जैसा कि हम लोग विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं ना कि वही ज्ञान वैज्ञानिक है जो क्रमबद्ध हो। तो जो भी पढ़ाई, जो भी टाइम टेबल हो, ऐसा हो जो आपकी पढ़ाई को क्रमबद्ध बनाता है। आप क्या फॉलो करते? तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया और मैंने क्या पाया कि मैं सुबह या रात किस समय जो है कि अपनी पढ़ाई करूं, तो मैं सुबह की पढ़ाई में कभी कंफर्ट नहीं हुआ और मैं रात में देर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक जो है कि मैं पढ़ाई करने में ज़्यादा मुझे विश्वास आता था। इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि सुबह परीक्षा तो सुबह में होती है 9 से 12, 9:30 से 12:30। तो उस वक्त जो लंबे समय से सोने की जो आदत होती है कि हम तो 11 बजे रोज़ सो के उठ रहे हैं, और आदत में जो ये बन गया है वो मुझे हैम्पर करता था। मैंने इसको परिवर्तित किया और फिर मैं सुबह 7-8 बजे तक उठना शुरू किया। मतलब ये है कि 9 बजे के पहले मेरा माइंड क्लियर रहे, नीट एंड क्लियर रहे, जिसमें मतलब किसी प्रकार की तंद्रा ना रहे और एग्ज़ाम के दौरान मैं अपने आप को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाऊँ, ये मेरा प्रयास होने लगा। और जब मैं इस टाइम टेबल को फॉलो किया कि 12-1 बजे रात तक सो जाना है, सुबह 7 बजे तक उठ जाना है, मैं नींद से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं 7 से 8 घंटे पर्याप्त सोता था। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये सलाह भी दूंगा कि जब व्यक्ति ठीक से सोता है
तो बाद में जब वो समय उसके जो पढ़ाई में जाता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो बच्चों को ये नहीं, कभी जो भी एस्पिरेंट्स हमको अगर सुन रहे हैं तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं 4 घंटे सो के अधिक पढ़ लूँगा। आप कम समय पढ़िए, ऐसा पढ़िए जो फोकस्ड हो, जो प्रोडक्टिव हो, 100% प्रोडक्टिव हो। पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई प्रोडक्टिविटी के साथ होती है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के पढ़ता है कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है, कोई स्टूडेंट ये सोच के पढ़ता है कि मैं इतना ही देर पढ़ूंगा लेकिन यह टॉपिक अपने सिलेबस का कंप्लीट कर लूँगा, तो ये दूसरा वाला जो बच्चा है जो सिलेबस को के टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ाई करता है वो ज़्यादा ठीक है। घंटों में कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आपकी पढ़ाई नियमित रूप से 8 से 12 घंटे के बीच में होनी चाहिए। सामान्य रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा भी ये रणनीति रहता था। मैं लाइब्रेरी प्रीफर करता था क्योंकि लाइब्रेरी में कंसंट्रेशन मेरा ठीक बनता था। देखिए, जहाँ आपका कंसंट्रेशन बने, कभी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन घर पे बनता है, आप वहाँ पढ़िए, लाइब्रेरी में बनता है वहाँ पढ़िए। मैं व्यक्तिगत रूप से लाइब्रेरी में काफ़ी समय देता था और लाइब्रेरी में मेरा फोकस स्टडी होता था, वो प्रोडक्टिव होता था। तो अगर मैं अपने जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं हमको, मैं उनसे अपने टाइम टेबल की बात करूँ पुनः समराइज़ करूँगा कि एक निश्चित टाइम टेबल बनाने से सिलेक्शन जल्दी होता है। निश्चित टाइम टेबल का मतलब यह है कि आप 8 ही घंटा पढ़िए, लेकिन फिक्स रहे कि आप शाम के 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हैं। कोई भी एक समय, 5 से 8 एक उदाहरण है कि यह समय जो आप फिक्स कर लेंगे कि उस समय मैं पढ़ता हूं, तो आपके जो दोस्त, साथी, मित्र, आपके जानने वाले हैं, उस समय में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति कभी भी पढ़ना शुरू कर देता है, कभी भी पढ़ाई बंद कर देता है, उसके साथ ये समस्या होती है कि उसके मित्र, साथी, वहाँ जो भी आपके तैयारी करने वाले समकक्ष हैं, वो आपको कभी भी बुला लेंगे, चलो यार चलते हैं, मार्केट करके आते हैं, ये लेके आते हैं, किताब लेके आते हैं, कुछ भी, चलो चाय पीने चलते हैं। जब आपके मन में और आपके साथ वाले के मन में बन जाए कि नहीं, शाम के समय में हमारा दोस्त पढ़ाई करता है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये टाइम टेबल का मूल उद्देश्य होता है। टाइम टेबल इसीलिए हम बनाते हैं कि इस समय पे मैं खुद से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा या कोई दूसरा मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। अभिषेक जी, जब नए जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं, जब वो तैयारी के लिए जाते हैं तो खास करके वो पीटी पे फोकस करने लगते हैं, प्रीलिम्स पे। तो आप क्या सुझाव देंगे? और जब वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके लिए मेंस के लिए बड़ा कम समय मिलता है, और हम ये देखते हैं कि जो पीटी होता है वो तो आपको एक होता है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपको, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर सिलेक्शन मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं मेंस क्वालिफाई करना होगा। क्या आप सुझाव देंगे? किस तरह की, जो आपको स्टूडेंट सुन रहे हो जो तैयारी करना चाहते हैं, आपकी मतलब कि किस तरह से आप तैयारी करते थे पीटी और मेंस को लेके, आपकी प्लानिंग क्या थी? जी, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तैयारी करने वाले ज़्यादातर लड़कों को मैंने देखा है, मैं खुद स्वयं भी इस ट्रैप में फंसा था कि पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा, प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करूंगा। देखिए, ये तैयारी करने का सबसे गलत तरीका है। मतलब मैंने जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि यह तैयारी करने का उचित तरीका नहीं है। उचित जो माध्यम है, चूँकि सिलेबस डिफाइंड है, यूपीएससी, पीसीएस दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है, और सिलेबस को हमें तैयार करना चाहिए। अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक पे हमारा समग्र अध्ययन हमें प्रीलिम्स में भी उसी स्तर पे मदद करेगा जितना कि हमें मेंस में मदद करेगा। यह चीज़, इसको कैसे हम मतलब टेकल आउट करें, तो टेकल करने का सबसे बेस्ट तरीका एक मैं कहूँगा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो तुरंत एग्ज़ाम के लिए मत कूद जाएं। जैसे अगर आपकी तैयारी, आपका ग्रेजुएशन, उसके पहले जो इंटरमीडिएट है, 10th है, 6 से लेकर 12, हर वक्त 6 से लेकर 12 और ग्रेजुएशन तक की तैयारी अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप उस सिलेबस को अच्छे से तैयार किए हुए हैं, तो आप तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में लोग क्रैक करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी कक्षा 6 से लेके ग्रेजुएशन तक की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसे में समय देना पड़ेगा अपने तैयारी के लिए, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने तैयारी को साल भर का समय दीजिए, चाहे कोचिंग या व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे भी आपने तैयारी को प्रीफर किया है, उसमें आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर कीजिए। और सिलेबस, मेंस के सिलेबस और पीटी के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए इथिक्स का पेपर होता है जो कि मेंस में होता है, प्रीलिम्स में इसका लेना देना नहीं होता है, तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं जो यूपीएससी या पीसीएस के मेंस में होते हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पीसीएस या आईएएस के प्रीलिम्स में आते हैं।
तो ये जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, इस सिलेबस को हमें समग्र रूप से तैयार करना चाहिए। और समग्रता का संदर्भ यह है कि व्यक्ति जब तैयारी कर रहा है किसी भी टॉपिक, उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति, तो उसे अगर हम समग्र रूप से तैयार किए हैं और प्रीलिम्स में ये प्रश्न बन रहा है कि उसके कारण निम्न में से कौन से थे या नहीं थे, अगर आपकी समग्र तैयारी है तो आप निश्चित तौर पे सही से उस क्वेश्चन को सही करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ फैक्ट रटा है कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह यहाँ से थे, नाना तोपे यहाँ से थे, तो ये आपको हमेशा के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बनाएगा कि आप कभी भी उस टॉपिक की समझ पूरी तरह से नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी पे इसीलिए फोकस, आपने देखा होगा, आप सभी लोग देखे होंगे, मैं भी इस बात पे जोर देता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि एनसीईआरटी समग्र विकास पे ध्यान देता है। आप कभी एनसीईआरटी का पहला पेज पलट के देखिएगा, जो पुस्तक निर्माण समिति होती है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग, उसमें रीडर, प्रोफेसर, जेएनयू, डीयू या बहुत अच्छे जगहों के स्कॉलर के द्वारा जो है कि उसके कंटेंट को तैयार किया जाता है या बताया जाता है कि ये कंटेंट कैसे बनेगा। तो निश्चित तौर पे अगर एनसीईआरटी को बनाने वाले लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने लर्नेड पर्सनालिटी हैं, तो हमें एनसीईआरटी पे फोकस क्यों कहा जाता है कि एनसीईआरटी फोकस कीजिए? इसीलिए कहा जाता है कि आप टॉपिक विशेष की समग्र जानकारी आपको हो पाएगी। ठीक, तो ये जो आपने प्रश्न किया कि पीटी की या मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पर मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि समग्र तैयारी पे जोर देना चाहिए। समग्र तैयारी में मेंस में पीटी कवर होता है, आप पहली बार में एनसीईआरटी को जीएस कवर हो जाता है, और जो सीसेट है वो तो क्वालिफाई है, क्वालिफाई। और अगर फर्स्ट पेपर देखें जो पीटी में होता है, सामान्य अध्ययन तो वो तो दोनों रिलेट हो जाता है। रिलेट यही कहा मैंने कि इथिक्स जैसे जो भी मेंस में ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जिनको हम थोड़े समय के लिए साइडलाइन कर सकते हैं, उनकी तैयारी आप अलग कर सकते हैं। लेकिन आप जनरल स्टडी की तैयारी ओवरऑल करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। और पीटी और मेंस के क्रमशः चक्कर में कभी फंसना घातक होता है। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, या जो हमारे साथ में तैयारी करने वाले इतने साथ में हमारे लोग रहे हैं, 10 साल का समय रहा है इस फील्ड में, तो ये अनुभव मेरा ठीक है कि आप पहले पीटी की तैयारी करें फिर मेंस की करें, ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। अभिषेक जी, आपका ऑप्शनल क्या था, आएंगे उस पर। कैसे कोई ऑप्शनल को चूज करे, ऑप्शनल की तैयारी कैसे करे, कहाँ रिसोर्सेज और किस तरह के रिसोर्सेज से वो तैयारी करे, जो भी ऑप्शनल लेना चाहता है। यहाँ हमारे दर्शक और लोग आपको जानना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर सफल हुए हो तो वो आपको फॉलो करना चाहते हैं कि आपका तरीका क्या था, खास करके अगर मेंस में जाएंगे तो ऑप्शनल को लेके। जी देखिए, ऑप्शनल सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमेशा से निभाता आया है। अभी यूपीएससी हो या पीसीएस हो, यूपीपीसीएस, यहाँ पे एक ही ऑप्शनल की व्यवस्था की गई है। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था और मैं अपने ऑप्शनल को ही केंद्र में रख के अपनी बात को बताता हूँ कि कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। देखिए, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, सबसे पहला प्रश्न तो यह है। ऑप्शनल चूज़ करने का जो तरीका है, इसमें जितने भी आप वीडियोज़ देखेंगे, टॉपर्स टॉक देखेंगे, उसमें ये बताया जाता है कि आपकी रुचि के अनुसार आपको ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। ठीक, दूसरा एक आता है कि नंबर जिसमें ज़्यादा मिल रहा हो वह ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ मैंने महसूस किया, जो आईआईटी या बीटेक, डॉक्टर, मेडिकल, आईआईएम के जो बच्चे आते हैं, वो अपने सिलेबस से इतर हिंदी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, एंथ्रोप लेते हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। देखिए, सिलेक्शन अगर चाहिए तो सिलेक्शन के लिए वही सब्जेक्ट चूज़ करना ठीक है जिसका मार्केट में या जिसका नंबर ज़्यादा आ रहा हो। प्रैक्टिकल बात यही है कि आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जो ज़्यादा अंकदायी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अंकदायी है, जैसे मैथ बहुत अंकदायी है और आपका मैथ नहीं आता है, तो ऐसे में आप मैथ ले लें तो ये खतरे से खाली नहीं है, पूर्णतः खतरनाक है। आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जो अंकदायी भी हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। जैसे जो मेरे अपने क्षेत्र के जो भी पूर्वी यूपी या बिहार या हिंदी नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी, इतिहास, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। आप इनमें से जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, कहीं ना कहीं उसके ट्रेंड को ज़रूर पकड़िए। जो भी एस्पिरेंट नया है
मेरी बात को सुन रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल चूज़ करने में ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि नंबर किस में ज़्यादा मिलता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है जिसको लेके लगातार एक मन में बना रहता है कि इसमें कब पेपर खतरनाक आ जाएगा, बहुत क्लिष्ट आ जाएगा, ये मुश्किल है। ऐसे ही सोशियोलॉजी में अभी मार्किंग को लेके बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हैं कि मार्किंग कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। देखिए, एक सत्य है कि मार्किंग कम और ज़्यादा नहीं होता है, आप जैसा लिखते हैं वैसा पाते हैं। निश्चित तौर पे कुछ होता होगा जिसमें कोई सब्जेक्ट लीड कर जाता है, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा लैग कर जाता है। ठीक, आप अपनी रुचि का ध्यान तो रखिए ही रखिए, साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अंकदायी सब्जेक्ट है उसको ज़रूर ध्यान रखें। अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने तो तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है, आपके पढ़ने का तरीका क्या था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो करंट की तैयारी थी, नोट्स बनाने का तरीका था, वो कैसा था और आप कैसे नोट्स बनाते थे, और मतलब रिसोर्सेज क्या होते थे करंट के? करंट तो बड़ा लेंदी हो जाता है अगर रोज़ तैयार किया जाए, तो कुछ आप अपना तरीका बताएं। जैसे इंटरव्यूज़ पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, किस तरह से आप 60 नोट्स बनाते थे कि रिवीजन में बड़ी आसानी होती थी, ज़रा हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, ये नोट्स के संदर्भ में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अपनी बात रखूँगा। व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या किया ये मैं बाद में बताऊँगा, क्या होना चाहिए ये पहले मैं बताना चाहता हूँ। ठीक, नोट्स वह हो जो आप कैरी कर पाएँ हर वक्त। कैरी करने का संदर्भ क्या है कि एक किताब है जो 100 पेज की है, अगर आपने 100 पेज का नोट्स भी बना लिया है तो नोट्स बनाने से बढ़िया किताब आदमी लेके घूमे। दूसरी चीज़ है कि नोट्स जो हम बनाएं तो कैसे बनाएं। नोट्स ऐसा होना चाहिए, अगर 100 पेज की कोई किताब है उसके 20 पन्नों में, 15 पन्नों में, 20 पन्नों में, अधिक से अधिक 25 पन्नों में उसको समराइज कर लेना। देखिए, नोट्स बनाने की मैंने अपनी मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया उसमें मैंने 2 चीज़ ध्यान दिया कि नोट्स जब मैं क्लासरूम में बनाया, मैंने कुछ एक जगहों पे क्लास किया, तो मैंने उस क्लासरूम में नोट्स बनाने में, आप कभी गूगल कीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट जो भी हमको सुन रहे हैं, कार्नेल नोट्स मेकिंग थियरी, कार्नेल एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको स्पेसिफिक वे में नोट्स बनाया जाता है। और उस नोट्स बनाने के में एक मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ आपको कैसा होता है कि A4 शीट में दाहिने साइड में लगभग 1 से 2 इंच का गैप छोड़ा जाता है और नीचे 3 से 4 इंच का गैप छोड़ा जाता है। जो बाकी पेज है उसमें जो टीचर जितना बोल रहे हैं उसको हम लिखते हैं और उसमें जितने इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उन्हें राइट साइड में लिखते हैं, जो हमें याद रखना चाहिए। जैसे हम 1857 की क्रांति का बात थोड़ी देर पहले किए थे, तो कुंवर सिंह ने कहाँ से क्रांति में भाग लिया था, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो उस नोट्स में, अगर आपकी वही नोट्स आपने बनाया तो उसको साइड में लिखिए, जिससे कि आप ये पॉइंट वाइज जो चीज़ें याद करनी होती है, जो प्रीलिम्स में ज़्यादा सहायक होती है, उनको आप पढ़ पाएँ। और पूरे नोट्स की समरी बनाइए जो नीचे होती है। जो नीचे का मैंने कहा 3 से 4 इंच आप छोड़िए, इसमें जो है कि आपने पूरा जितना टीचर ने डिटेक्ट उस पेज पे कराया है उसको अपने शब्दों में लिखिए, जिसको रिवाइज करना, जिसे कैरी करना आसान हो। नोट्स बनाने का ये ऐसे नोट्स जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से करंट अफेयर्स के नोट्स को उस बुक में ही बना लेता था जिस करंट अफेयर्स को मैं प्रीफर करता था। ऐसे स्टेट पीसीएस के लिए घटना चक्र या घटनासार को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, वो मुझे ज़्यादा रिलायबल और छोटी सी बुक आती है और रिलायबल और काफ़ी अच्छी मुझे लगी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो मैं उसी में साइड में लिख लेता था, जो भी साइड में जगह बचता है, और हाईलाइट करके मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा एक फिक्स मतलब अपना ट्रिक है कि अगर मैं कोई चीज़ रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया हूँ, मतलब ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं पढ़ते वक्त ही ध्यान में रखता हूँ कि मुझे रेड इंक से वही चीज़ हाईलाइट करना है जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, जिसे बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे ग्रीन पेन को रखा है, और फिर मैं इसके अतिरिक्त पेन और पेंसिल अपने समझने के लिए पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर्स का मैं कम नोट्स बनाया हूँ, लेकिन आप करंट अफेयर्स के अगर नोट्स को बना रहे हैं तो सजेस्ट ये करूँगा, करंट अफेयर्स जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार रिवाइज करते हैं, उतना ही हमारे लिए मददगार होता है। और करंट अफेयर्स यूपीएससी हो या पीसीएस हो, अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मैं इस बात पे जोर दूंगा कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स को खूब अच्छे से बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स में अखबार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अखबार ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक को सुनिश्चित करता है। जैसे क्यों अखबार और मैगज़ीन में क्या डिफरेंस है, यही मूल डिफरेंस है कि मैगज़ीन किसी भी न्यूज़ विशेष का
एक जगह पे 2 पन्ने में, अधिकतम 1 से 2 पन्नों में समराइज़ करके दे देता है। और अखबार में उसी न्यूज़ को, जैसे कि अभी ओलंपिक हुआ था तो उस पर रोज़ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ उस आर्टिकल को लिखते हैं, तो वह आर्टिकल आपके मन मस्तिष्क पे क्रमशः जो है कि ज्ञान की एक एक परत चढ़ाता है। और यह जो ज्ञान की परत होती है वो हमें एग्ज़ाम में मेंस लिखते वक्त या किसी भी आंसर को जो एनालिटिकल होता है उसको लिखते वक्त बहुत मदद करता है। तो न्यूज़पेपर इसलिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि किसी भी टॉपिक विशेष पे आपका क्रमशः नॉलेज बनता है और वह हमेशा के लिए होता है, वो अमिट होता है। कितना समय देते थे न्यूज़पेपर? द हिंदू पढ़ते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे? कितना समय देते थे? देखिए, जब हम सिविल यूपीएससी दिए तो वहाँ पे यूपीएससी के समय में मैंने द हिंदू को भी पढ़ा और राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण को पढ़ा, ठीक। और ये जैसे एक प्रश्न आता है, हमेशा पूछा जाता है कि कितने देर तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है। न्यूज़पेपर का कोई मानक नहीं है। भूल रहा हूँ, मेरे दर्शक पूछ रहे होंगे कि मैंने आपको नाम सजेस्ट किया, मैं आने चाहता था। घंटे नहीं पूछ रहे हैं, जो लड़के अक्सर पूछते हैं लाइब्रेरी में घंटे बिताते हैं, ये घंटे का चक्कर क्या है? आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने ये बात अपनी पहले ही रखी थी, मैंने फिर से मैं उस बात को कहूँगा कि घंटा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है प्रोडक्टिविटी। मतलब फिर भी कितने घंटे? हाँ, अप्रैक्स में 8 घंटे से 12 घंटे तक पढ़ता था और ये डेली का नहीं था। ऑनेस्टली ये बताऊं कि अगर डेली आदमी इतना समय दे देगा तो तैयारी रिजल्ट देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक। अगर आप कंसंट्रेट होकर एकदम फोकस्ड होकर 8 से 12 घंटे की पढ़ाई डेली करते हैं, सप्ताह में 6 दिन, एक दिन आप रिलैक्स हो लीजिए, तो आपकी सफलता बहुत मतलब नज़दीक हो जाएगी आपके। अभिषेक जी, ये हम पूछ रहे थे आपसे न्यूज़ के पढ़ने का तरीका द हिंदू का, कैसे नोट्स वगैरह? तो नोट्स का वही मैंने बताया कि हम जब अखबार पढ़ते हैं तो क्रमशः हमारे दिमाग पे वह ज्ञान जो है कि एक परत के रूप में बनते जाता है, जो कि बहुत दीर्घकालिक रूप तक हमारे दिमाग में बना रहता है। नोट्स बनाने में, अखबार का नोट्स मैंने भी बनाया और बनाने का एक सिंपल तरीका है। आप कभी भी अखबार को उठाएंगे तो देखेंगे कि एक निश्चित पेज विश्व के न्यूज़ के लिए, वर्ल्ड न्यूज़ के लिए जो है कि डेजिग्नेटेड होता है, एक नेशनल न्यूज़ के लिए डेजिग्नेटेड होता है, एक खेल के लिए होता है, एक मिसलेनियस होता है, मतलब और भी होते हैं। जैसे एडिटोरियल एक पेज होता है जिसपे कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ जो तत्कालीन समय में बहुत ही न्यूज़ मतलब लाइट में है, उस पर विश्लेषण विशेषज्ञों के द्वारा लिखा जाता है, एडिटोरियल पेज होता है। तो ऐसे ही में आप अपनी कॉपी बनाइए, उसमें कुछ सेगमेंट बनाइए, मैंने भी यही किया था। और वर्ल्ड न्यूज़ को एक जगह पे कंपाइल कीजिए और नेशनल न्यूज़ को एक जगह पे कंपाइल कीजिए, और नेशनल न्यूज़ या वर्ल्ड गेम है, इनको एक जगह पे कंपाइल कीजिए। ये कंपाइलेशन जो है आपको रिवीजन में मदद करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है मित्रों, मैं ये कहूँगा कि एक जगह कंपाइल करने का जो अच्छा होता है, बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि हम रिपीटेशन, नोट्स रिपीटेशन से बचते हैं। आप अगर 5 कापियों में लिख रहे हैं तो आप भूल जाएंगे कि पहले कापी में मैंने ये न्यूज़ लिखा था कि नहीं। और मैंने कहा कि न्यूज़ जो हम न्यूज़पेपर से लिखते हैं वो सीक्वेंशियल होता है, वो परत दर परत होता है। तो अगर आप अपनी कापी बनाए रहेंगे तो अगले दिन का न्यूज़ वहीं पे ऐड करना आसान हो जाएगा, कम और क्रिस्प नोट्स बनाने में, कम पेजेस में क्रिस्प नोट्स बनाने में ज़्यादा मददगार होगा। अभिषेक जी, अभी यूपी पीसीएस का पीटी होने वाला है, फिर यूपीएससी का भी प्री होने वाला है, तो आप क्या सजेशन देंगे उन एस्पिरेंट के लिए जिनका खास करके यूपी पीसीएस का प्री है? कहाँ गलती हो जाती है और उन्हें जो कम समय बचा हुआ है किस तरह की तैयारी पीटी के लिए करके जानी चाहिए? जी देखिए, 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है और प्रीलिम्स में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन मैं जो समझ पाता हूँ वो करंट अफेयर्स का है। अगर आप जो मार्केट में घटनासार और घटना चक्र उपलब्ध है, जिसको भी आप प्रीफर करते हैं, आप इसको इतनी बार पढ़ लीजिए, 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ लीजिए कि करंट अफेयर्स के अगर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो गलत एक भी ना हो। भले छूट जाए, चूँकि माइनस मार्किंग है तो गलत अटैम्प्ट करना अच्छी बात तो नहीं होगी। क्वेश्चन छूट जाए, वो 1-2 क्वेश्चन छूट जाए वो चलेगा, लेकिन आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सही करें। आप अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ज़्यादा सही करेंगे तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से करंट अफेयर्स पे काफ़ी जोर देता हूँ और मेरा यही रहता है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 22 क्वेश्चन सही करूँ, 3 क्वेश्चन छोड़ दूँ। ये हाइपरबोल नहीं है, ये मेरे प्रीलिम्स को मैं यूपी लगातार देता हूँ, मेंस लगातार दे रहा हूँ, तो मैंने पाया कि मैं प्रीलिम्स इसी वजह से हर बार पास हो जा रहा हूँ। 18, 19, 20 सब टफ एग्ज़ाम हुए थे
कि मैंने करंट अफेयर्स को थोड़ा भी हल्के में नहीं लिया। बाकी जो है आप हमेशा से सुनते होंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज़ किया जाए। घटना चक्र का पुनरावलोकन सीरीज़ आया है बहुत समय से, वो जो है कि सीरीज़ हमें बार बार रिवाइज़ करने से जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। देखिए यूपी के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो सीनियर लोग हैं जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वे कभी गलत नहीं करते हैं। वहाँ पे नया स्टूडेंट गलती कर देता है, उससे बचने के लिए हमें पुनरावलोकन की सीरीज़ को या जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको रिवाइज़ करना चाहिए। चूँकि समय कम बचा है, अभी आज 7 तारीख हो गया, तो आपको इस चीज़ पे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई मार्केट में आई हुई नई बुक जो ये कहे कि 20 पन्नों में आप प्रीलिम से निकालिए, ऐसे पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके जो भी सीनियर्स या आपने जो पहले से अपनी रणनीति बना के रखी है उस पर आप फोकस होइए, उस पर आप जोर दीजिए और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दीजिए। अभिषेक जी, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। कभी आपके भी लाइफ में लगा होगा कि अब कुछ ख़त्म होता सा नज़र आ रहा है, एक लंबी सी आपने तैयारी की, पर हमने देखा कोविड के समय में स्टूडेंटों को टूटते हुए, जैसे 2-4 पेपर वो देते हैं नहीं निकलता है, वो टूटने लगते हैं। आपकी सफलता का पॉइंट ऑफ मोटिवेशन क्या था? देखिए ये सही बात है कि जब आदमी एग्ज़ाम देने लगता है, कुछ समय आता है जब आदमी लगता है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और ये कब होता है, मैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव से और अपने साथियों के अनुभव से मैंने पाया है कि जब आप प्रॉब्लम में आप भी हो, आपके रिज़ल्ट ना आ रहा हो, आपका फैमिली प्रॉब्लम में हो, आपके घर में कोई समस्या हो, तो ऐसे वक्त में जब रिज़ल्ट नहीं आता है और आप अपने घर परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो लगता है कि मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मुझे याद है कि 2015 में माताजी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और काफ़ी पूरी फैमिली उसमें परेशान थी। तो रिज़ल्ट नहीं हुआ तो एक समस्या है ही, आर्थिक रूप से आदमी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था, वो समस्या थी। रिज़ल्ट भी नहीं हो रहा है, माँ की तबीयत नहीं ठीक है, उस वक्त बड़े भाई साहब का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आता था। ऐसे में आदमी बिखर जाता है। ये एक सही बात है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो आदमी बिखरता है, लेकिन ये एक ऐसा समय है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और मजबूत होइए, क्योंकि जब परिस्थितियाँ विपरीत होने लगें तो कमज़ोर होने से आदमी निश्चित तौर पे बिखरेगा। उसी वक्त मजबूत होने का, उस वक्त धैर्य अपने बनाए रखने का, अपने पेशेंस को बनाए रखने का, ऊपर वाले पे विश्वास बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चूँकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अपनी अलग किस्म की परेशानियाँ हैं। किसी व्यक्ति को घर में आर्थिक रूप से समस्या है, किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को गर्लफ्रेंड की समस्या है, किसी को बॉयफ्रेंड की समस्या है। ये सारी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति की जीवन की ये सब चुनौतियां हैं। ऐसे में अपनी चुनौती को इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए कि वो आपके जीवन से बड़ी हो जाए। चूँकि मेरे एक सीनियर थे, तो सर हमारे जो है कि हमको समझा रहे थे और उन्होंने सरस्वती मूवी का छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं ज़िंदगी के लिए एक गाना था, उसको उन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक देखो, अगर रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, घर में समस्याएं हैं, तो ये ऐसा नहीं सोचो कि ये सारी चीज़ें जो है कि ख़त्म हो रही हैं। हालांकि मैं इतना कभी सोचा नहीं था कि सारी चीज़ें मेरे जीवन से ख़त्म हो रही हैं, परेशान था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं अंदर अंदर हमेशा यही सोचता था ये सारी समस्याएं क्षणिक हैं, कुछ दिन की बात हैं, सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार बार वही ऑल इज़ वेल मूवी जो हम 3 इडियट में मैंने देखा था, हालांकि वहाँ से प्रेरणा मिला कि कहाँ से मिला ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे मन में बार बार आता है कि सब ठीक हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आज परिवार में सब कुछ ठीक है और एक रिज़ल्ट भी ठीक आया है। तो आप भी अगर किसी भी चुनौती से अगर जूझ रहे हो, घरेलू हो, आर्थिक हो, व्यक्तिगत संबंधों की हो, तो उनको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। उन्हें समस्याएं हैं, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपने जो भी अपना टारगेट है उससे कभी विचलित नहीं होने देना चाहिए अपने आप को। मैं जब बहुत क्रिटिकल समय था उस वक्त भी मैं लाइब्रेरी में बैठता था, पढ़ाई करता था। ये अलग बात है कि उस वक्त की पढ़ाई भले मेरे समझ में ना आती हो, लेकिन मैं जो मेरे नित्य कर्म में आ गया था कि मुझे पढ़ना है, रोज़ नहीं 10 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाई करता था। मुझे याद है कि मैं एम्स में किताब लेके खड़ा रहता था कि पन्ने पलटें भाई, चूँकि वेटिंग है 4 घंटे की, 6 घंटे की, 6 घंटे बाद वो आएंगे। तो मैं जो है कि उस वक्त ये सोचता था कि अभी 4 घंटे क्या करूँगा, तो 4 घंटे कोई किताब पढ़ लेता हूँ। ठीक, देखिए ये सारी आपकी भी समस्याओं को मैं
व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपनी समस्याओं को अपने से बड़ा ना होने दें, अपने लक्ष्य को हमेशा हर समस्या से ऊपर रखें। अगर हम संक्षेप में पूछे तो आपके सफलता का श्रेय, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रश्न हमेशा आता है जब टॉपर से या किसी भी सिलेक्टेड से पूछा जाता है, तो हमसे भी, हमारे भी दिमाग में पहले आता था कि हमसे भी एक दिन आएगा कि पूछा जाएगा। तो मैं समझ नहीं पाता था कि श्रेय किसको दें, क्योंकि मैं कभी रामायण पढ़ते वक्त मैंने शुरुआती दौर में मैंने देखा कि तुलसीदास जी ने बालकांड कांड में लिखा है कि वो कीड़े मकोड़े, जीव जानवर, प्रेत भूत सबको श्रेय देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक सेकंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदमी की जान चली जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी के द्वारा किया गया मदद आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जिससे मुझे याद है कि मुझे दिल्ली बुलाने के लिए हमारे एक मित्र हैं श्याम नारायण पांडे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाइए। अगर वो एक लाइन वो नहीं बोलते तो शायद मैं दिल्ली नहीं जाता। मैं इलाहाबाद में लंबे समय तक रहता, हालांकि मैं इलाहाबाद में 6-7 महीने ही रहा था। मैं अस्तित्व में हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से, मेरे विकास में मेरे भाई बहन, बहुत सारे जो है कि मेरे छोटी बहनों ने, भाइयों ने, मेरे बड़ी बहन ने, मेरे बड़े भाई ने जो है कि त्याग किया है, माँ बाप ने त्याग किया है। हर परिवार में ऐसा होता है। उनको सिर्फ श्रेय देने से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे सफलता में सबका बहुत योगदान है, पूरे परिवार का योगदान है, मित्रों का योगदान है। हमारे गुरुजन जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय से लेके उच्च शिक्षा और उसके बाद तैयारी के दौरान में हमसे मिले, हमारे जो साथी हमारे सुख दुख में रहे, सबको मैं एक साथ श्रेय देना चाहूँगा। अभिषेक जी, आपका सीनियर लेक्चरर डाइट में जो पीसीएस का पद है उस पर चयन हुआ है, क्या इसमें काम होता है? जी देखिए, यह प्रत्येक ज़िले में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में डाइट एक संरचना है। डाइट में जो प्राथमिक में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए और बीटीसी की जो कोर्स होते हैं उनमें भी कुछ पढ़ाया जाता है। तो एक पोस्ट होता है लेक्चरर, जो कि उनको पढ़ाते हैं। उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक पोस्ट है सीनियर लेक्चरर। व्यक्तिगत रूप से चूँकि मैं बहुत डिटेल इस पोस्ट का नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे साथी हैं, जो मित्र हैं, हमारे जानने वाले हैं, वो यही बताते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो कार्य होते हैं, निरीक्षण का, स्कूल के पर्यवेक्षण का, वही काम सीनियर डाइट लेक्चरर का होता है। और आगे फिर आपसे चर्चा होगी तो मैं सीख के बताऊंगा कि सीनियर डाइट लेक्चरर का काम क्या होता है। तो आज हमसे कुशीनगर के रहने वाले हैं अभिषेक पांडे जी, जिनका 2020 बैच में पीसीएस के सीनियर लेक्चरर डाइट में चयन हुआ है। इन्होंने स्टूडेंट जो आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, आईएएस भी कह सकते हैं, क्योंकि सर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। और आईएएस की बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि यूपी पीसीएस और आईएएस एक ही हो गया, थोड़ा सा अगर अंतर देखा जाए तो। सर ने उन पहलुओं पर जो बिंदु थे जहाँ स्टूडेंट दिक्कत में महसूस होते हैं, या जो पीटी होने वाली है तैयारी में, वो कहाँ गलती करते हैं, सारे बिंदुओं पर बड़े प्रकाश के साथ अपना प्रकाश डाला। हौसले जब टूटने लगे तो यह समझ लेना, बगैर मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हमारे सामने एक जुगनू है और उस क्षेत्र से आते हैं, कुशीनगर। सर, गांव और तहसील कौन सा पड़ेगा? मेरा गांव रुदौलिया है और ब्लॉक फाजिलनगर है, तहसील कस्या कुशीनगर। तहसील कस्या कुशीनगर के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। ये आज हमारे सामने प्रकाशमय है और उन्होंने सारे उन पहलुओं पर, बिंदुओं पर चर्चा की और इन्होंने बताया कि इनके पढ़ने का तरीका क्या था। हमारे दर्शकों के, या जो पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, आईएएस के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि सर आईएएस की भी तैयारी करते हैं, कुछ नंबरों से इनका रुका हुआ है। और आपकी गलतियां कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि सर भी 3-4 बार गलतियां कर चुके हैं, फिर आज ये सफल हुए हैं। तो आपकी गलतियों को सर जानते हैं कि कैसे संभालना है और कहाँ गलती हो सकती है, और सर ने बताया भी। तो आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। सर से हम आगे भी इंटरव्यू करते रहेंगे इन विषयों पर। अगर आपके भीतर जो डाउट है, या आपको लगता है कि ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट के क्वेश्चन थे मैंने सर से पूछा, और हमें उम्मीद है कि सारे पक्ष को सर ने बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पक्ष पे ये जानने की ज़रूरत थी, तो आप हमारे उत्कर्ष पत्रिका के कमेंट बॉक्स में जाएं, या फेसबुक कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट दर्ज कराएं। हम उस कमेंट को दर्ज करेंगे और सर से अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर इन पहलुओं पर क्या बता सकते हैं। नमस्कार।